हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी चैप्टर। एक्सरसाइज है हमारे सामने 14.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। आइए समझें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू, ये कुछ सैम्पल स्पेस दी हैं, ω1, ω2, ω3, ω4, 5, 6, 7। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या है हमारे पास सैम्पल स्पेस दिया है। सैम्पल स्पेस ये जो ω1 है, मतलब ये इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी है, ये इवेंट 2, ये सारी वैल्यूज़ हमें दी हैं सैम्पल स्पेस के अंदर। अच्छा, हमें चेक क्या करना है कि कौन सी वैलिड असाइनमेंट होगी, सिर्फ हमें ये चेक करना है। ठीक है, कौन सी वैलिड असाइनमेंट होगी ये चेक करना है। अब बच्चों आपको इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया हुआ है इस एक्सरसाइज की कि वैलिड असाइनमेंट के लिए दो कंडीशनें चेक करनी है। किसके लिए, ध्यान से सुनो, जिस बच्चे ने नहीं रिवाइज किया ध्यान से सुनो। वैलिड असाइनमेंट के लिए, वैलिड असाइनमेंट के लिए बच्चों आपको दो ही कंडीशन चेक करनी है। अगर असाइनमेंट वैलिड हुई तो उसके लिए पहली कंडीशन है, जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 0 से छोटी आ सकती है और 0 से बड़ी आ सकती है, लेकिन 1 से कभी भी प्रोबेबिलिटी बड़ी नहीं आएगी। ठीक है, और 0 से छोटी नहीं आएगी। मतलब 0 से छोटी क्या मतलब, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी और 1 से ग्रेटर देन नहीं आएगी। मतलब ऐसे कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी इवेंट की कहाँ से होगी, फ्रॉम 0 टू 1, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, पहली चीज तो ये चेक करनी है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वहां पे मैंने बताया था सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। ये दो कंडीशनें बच्चों आपको चेक करनी है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, अब मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन और मेरे पास है ए पार्ट। ध्यान दीजिए, अब ए पार्ट के अंदर देखो क्या, देखो ये जो इवेंट 1 है इसकी 0.1 प्रोबेबिलिटी है, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2, 0.6, यहां तक सही है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में ही है, मतलब फ्रॉम 0 टू 1 ही है। ठीक है, मतलब 1 से बड़ी नहीं आ रही और 0 से छोटी नहीं आ रही, इन दोनों के बीच में ही आ रही है। तो ये वाली कंडीशन तो बच्चों सही है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। अब हमें सेकंड कंडीशन चेक करनी है, क्या सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, दैट इज मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है। पहली कंडीशन तो सही है, समझ में आ रही है बात। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट्स, सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम चेक करो। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ω1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस कितना 0.03 प्लस कितना 0.01 प्लस कितना 0.2 प्लस कितना बच्चों 0.6। समझ में आ रही है बात। पहली कंडीशन ये हो गई। ठीक है, और दूसरी ये। अब इन सभी का सम करोगे बच्चों, जब 0.1 देखो 0.01 फिर क्या है 0.05, 0.05 फिर क्या है 0.03, 0.03 फिर देखो 0.01 फिर 0.2, 0.2 फिर 0.6, 0.6, इन सभी का सम करो। तो ध्यान से देखिए, 3 + 1 4, 5 9 + 1 10, 0 और 1 कैरी, 1 2 और 6। ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 2 10,
तो 10 0 आएगा, 1 कैरी आएगा, 1 प्लस ये सभी का सम करना, 1 प्लस 0 कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा, मतलब 1.00 का क्या मतलब 1। हम कह सकते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स इक्वल्स टू 1। सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। तो उसने पूछा था क्या ये असाइनमेंट वैलिड है, तो एंड में लिखोगे हैंस गिवन असाइनमेंट इज वैलिड। बच्चों अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन गलत हो गई तो क्या लिखोगे, गिवन असाइनमेंट इज नॉट वैलिड। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लो यहाँ पे सम करके 1 आया, अगर यहाँ पे सम 1 नहीं आता, जैसे आपका सम आ जाता 2 तो फिर नॉट वैलिड आता, या आपकी प्रोबेबिलिटी जैसे -0 मान लो -3 आ जाती, फिर भी नॉट वैलिड आता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे नहीं जा सकती। जैसे इसमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी 7 आ जाती, तब भी गलत हो जाता, 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 रहनी चाहिए, फ्रॉम 0 to 1, मतलब 0 भी आ सकता है, 1 भी, और इसके बीच की वैल्यूज। अब एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, अब बाकी वाले मैं बच्चों जल्दी से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। सेकेंड पार्ट समझेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी हर एक इवेंट की 1/7 दी है बच्चों। अब 1/7 सामने दिख रहा है, अगर इसको डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्रॉम 0 to 1 आएगी, ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगी, तो ये भी सही है। देखो बच्चों अगर आप 1/7 को मतलब डिवाइड करके चेक करोगे 1 को 7 से, तो कटेगा नहीं, ठीक है, पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, 7 1 जा 7, अब 10 में से 7 गए तो 3 बचा, पॉइंट लगा है 0, 7 4 जा तो 2 बचेगा। तो देखो 0.14 एंड समथिंग आगे आएगी, तो हमें उससे मतलब नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी हो गई, सभी की 1/7 है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो फर्स्ट कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज सच दैट, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसी है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब फ्रॉम 0 to 1 है। पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन में बच्चों क्या चेक करना होता है, इन सभी का सम करके चेक करो, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज सेकंड कंडीशन में चेक करना होता है, सभी जो इवेंट थे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करो। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसका जब सम करोगे तो देखो बच्चों अगर डिनोमिनेटर में हर जगह सेम नंबर आए, दिख रहा है सभी जगह सेम नंबर में, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है, अगर यहाँ पे सेम नंबर है हर जगह तो एक ही बार 7 को लिखना है, और ऊपर जो नंबर है सभी को एज इट इज़ प्लस कर देना है, मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, समझ रहे हो, ठीक है। तो 7 टाइम्स ऊपर 1 था तो 7 टाइम ऊपर एज इट इज प्लस कर देंगे, नीचे अगर सेम नंबर हुआ एक ही बार लिखना है, ऊपर अगर प्लस है माइनस है कुछ भी है एज इट इज जैसे है वैसे कर देना है। तो ये सम करोगे 1 को 7 टाइम तो 7 आएगा, 7/7 कितना होता है 1। तो देख लो बच्चों प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर आ रहा है, अगर प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल आएगा तो क्या होगा, देयरफॉर असाइनमेंट इज वैलिड। ये पार्ट नंबर सेकंड है बच्चों, बी पार्ट को भी नोट कर लो। सी पार्ट को समझते हैं। तो सी पार्ट के अंदर देखिए ये प्रोबेबिलिटीज आपको दी गई हैं, तो सभी की सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों तो 0.1 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो पहली कंडीशन तो सही है। पहली कंडीशन में क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज सच दैट, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखो सही है बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में आ रही है, फ्रॉम 0 to 1 इनके बीच में आ रही है, 0 और 1 भी आ सकती है, बीच वाली वैल्यूज कोई भी आ रही है, सही है, ठीक है। तो पहली कंडीशन सही है बच्चों। लेकिन सेकंड कंडीशन को चेक करें, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सभी की सभी प्रोबेबिलिटीज का सम करो, सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जब आप सम करोगे तो 2.8 आएगा, देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं सम करूँ देख लो तो 28 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, समझ रहे हो नहीं, तो 2.8 बन जाएगा, ठीक है, 2 कैरी जाके 0 ऐड नहीं होगा, तो 2.8 आ रहा है, सम करके प्रोबेबिलिटी आ रही है 2.8, ठीक है। तो देखो 2.8 जो प्रोबेबिलिटी है 2.8 वो तो 1 से बड़ी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर आए तो वैलिड होती है, अगर सम 1 से बड़ा आ जाए सम तो वैलिड नहीं होती है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर असाइनमेंट इज नॉट वैलिड,
therefore sum of probabilities, because sum of probability is not equal to 1, क्योंकि यहाँ पे probability का sum 1 के इक्वल नहीं आया इसलिए वैलिड नहीं है। दैट इज 2.8 जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो सम करके भी चेक कर लिया हमने। इसको नोट कर लो, ये पार्ट नंबर सी है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट के अंदर देखो बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी दी है हर एक इवेंट की। ध्यान से देखिए, इवेंट 1 जो प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 की है ये नेगेटिव आ रही है, और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ओमेगा 5 की मतलब फिफ्थ इवेंट की प्रोबेबिलिटी -0.2 आ रही है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नेगेटिव नहीं आ सकती, मतलब 0 से कम नहीं आ सकती, इसलिए ये इवेंट क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड। तो सिर्फ आपको लिखना है क्या, 2 ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 वैल्यू भी लिख सकते हो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 5 आर नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव आ रही है मतलब माइनस में आ रही है। एंड सो इस कारण क्या हुआ, दी असाइनमेंट इज नॉट वैलिड, ये जो असाइनमेंट होगी ये वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो ई पार्ट के अंदर देखो 1/14 ये प्रोबेबिलिटीज दी हैं। ध्यान से देखिए, जब भी ध्यान से देखो बच्चों, जब भी क्या होगा हमारे पास फ्रैक्शन होती है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अगर ऊपर नंबर छोटा है और नीचे नंबर बड़ा है तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट केस में क्या है, 15/14 है, तो देख लो अगर आप 15 को 14 से डिवाइड करोगे, अब यहाँ पे ऊपर नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 14 1 14 तो 1, फिर पॉइंट लगाओगे फिर 0। ठीक है, तो ये आगे 0 और करने के बाद 14 की डिवाइड करने से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चली जाएगी। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, ओमेगा 5 की जो 15/14 थी ये 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए, फ्रॉम 0 to 1, तो 1 से अगर बड़ी हो गई तो ये भी असाइनमेंट नॉट वैलिड होगी। समझ में आ रही है बात, इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ध्यान से देखिए बच्चों, कॉइन को 2 बार टॉस किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है सैंपल स्पेस बनाना, तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। जब बच्चों 2 बार कॉइन को टॉस करोगे, सैंपल स्पेस क्या आएगा, देखो याद करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फार्मूला क्या था कॉइन के केस में, 2 की पावर n। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फार्मूला कहाँ पे, कॉइन के केस में, कॉइन्स के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला था 2 की पावर n। n का मतलब कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पे 2 कॉइन्स टॉस करने हैं, तो 2 की पावर 2 कितना, 4, तो 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो 4 बनेंगे। अब बच्चों 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, फिर 2 का हाफ करो, 1 बार हेड लिखना है, 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, तो ये सैंपल स्पेस आ जाएगा आपका किसका, 2 कॉइन्स के केस में। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस भी ही लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ठीक है, 2 कॉइन्स का केस क्या, ऐसे मान लो मेरे एक हाथ में यहाँ पे कॉइन है, एक यहाँ पे, मैं दोनों कॉइन्स को एक साथ उछालूंगा हवा में, दोनों साइड हेड आ सकता है, यहाँ पे हेड इस साइड टेल आ सकता है, यहाँ पे टेल यहाँ पे हेड आ सकता है, दोनों साइड टेल भी आ सकता है। ये सैंपल स्पेस का मतलब है, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो उसे सैंपल स्पेस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट, वर्ड पे फोकस करें बच्चे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल अकर्स। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि कम से कम एक टेल आएगा। ध्यान से सुनिए, एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब, कम से कम एक टेल आएगा। कम से कम एक टेल का मतलब, एटलीस्ट का मतलब एक टेल आ जाए या एक से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन, या तो इससे बड़ी वैल्यू या इसके बराबर वाली वैल्यू, इससे छोटी नहीं लेनी। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो देखो अब क्या है प्रोबेबिलिटी किसकी, एटलीस्ट 1 टेल की। तो मतलब आपका फेवरेबल केस सबसे पहले लिख लो, टोटल
आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4, टोटल आउटकम्स है 4। फेवरेबल आउटकम्स लिख लो, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, एटलीस्ट वन टेल अकर्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, एटलीस्ट वन टेल। मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, ध्यान रखें। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब वो वैल्यू भी आ सकती है और उससे बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, एटलीस्ट वन टेल अकर्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स में आपको वो चीजें लिखनी है जिसमें कम से कम एक टेल तो आ ही रहा हो। ठीक है, एटलीस्ट वन टेल अकर्स। तो अब वो इवेंट लिखो जिसमें कम से कम एक टेल आ रहा है। तो यहाँ पे एक भी टेल नहीं आ रहा, ये नहीं लेंगे। देखो इसमें कम से कम एक टेल तो आ ही रहा है, देखो तो ये वाला इवेंट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी कम से कम एक टेल तो है ही है, दिख रहा होगा। ठीक है, इसको देखो, इसमें भी कम से कम एक टेल तो है ही है। मैंने पहले ही क्या बोला, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एक टेल तो चाहिए चाहिए, एक से ज़्यादा हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दोनों टेल है, तो दोनों टेल के अंदर कम से कम एक टेल तो है ही है। तो अब आ जाओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स में ध्यान से देखिए, फेवरेबल आउटकम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन टेल अकर्स की। प्रोबेबिलिटी किसकी, एटलीस्ट वन टेल अकर्स, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन टेल अकर्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, मतलब कम से कम एक टेल कितनी बार आ सकता है, 4 में से 3 बार। और टोटल केस कितने थे, 4, 3/4 इसका आंसर होगा बच्चों। कहीं से नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे सामने, ध्यान दीजिए। ए डाई इज थ्रोन। ठीक है, डाई को रोल किया गया, थ्रो किया गया। तो ध्यान से देखिए, जब भी बच्चों डाई को रोल करोगे तो डाई के केस में मेरे को ये बताओ, जो डाइस है, लूडो वाली डाई है, उसके ऊपर या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 4 5 6, यही नंबर होते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम यही है, तो इसका सैंपल स्पेस यही बनेगा। तो हम क्या लिख लेंगे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ डाई। तो सैंपल स्पेस को एस से लिखोगे, और डाई के केस में या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यही टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो हमने लिख दिया टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 6। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे 5 इवेंट्स दिए गए हैं हमें, तो पांचों इवेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला पार्ट देखते हैं क्या है, ए प्राइम नंबर विल अपीयर। तो हमें फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्राइम नंबर की। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं प्राइम नंबर ही लिख लूंगा। अब बच्चों प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखो, इनमें से प्राइम नंबर कहाँ से लिखने हैं ये भी ध्यान रखना है। सैंपल स्पेस के अंदर में अंदर से लिखने हैं प्राइम नंबर। यहाँ पे प्राइम नंबर है 2 3 और 5, 2 3 और 5 ये प्राइम नंबर है, 2 3 और 5 ये प्राइम नंबर है आपके। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जो सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं। जैसे देखो 6 है, ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ये प्राइम में नहीं आएगा। या जिनके 2 फैक्टर बने, एक 1 के साथ एक अपने टेबल के साथ, 2 3 और 5 ही हैं प्राइम नंबर। तो ये कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3। प्राइम नंबर तो 2 3 5 है, लेकिन नंबर कितने हैं, ये है कितने, 3 नंबर है, 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3। अब प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की निकालो, ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब प्राइम नंबर कितने हैं, यहाँ पे 3 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे, 6। 3 5 6 आंसर होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर की। इसको नोट कर लो, फिर सेकेंड पार्ट को समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। अब ध्यान से देखिए, पार्ट नंबर सेकंड क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए नंबर ग्रेटर देन, नंबर ग्रेटर देन मतलब उससे बड़ा, और इक्वल टू 3 विल अपीयर, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो नंबर 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो। तो अब सैंपल स्पेस के अंदर देखो 3 से बड़े नंबर और 3 के बराबर नंबर कितने हैं। तो इक्वल टू 3 में तो बच्चों ये आएगा, और 3 से बड़ा 4 है, 5 है, 6 है।
4 5 6 आ गए 3 से बड़े, मतलब ग्रेटर देन 3 आ गए ये, और इक्वल टू 3 आ गए ये। तो ये नंबर कौन से होंगे? नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। कौन कौन से हैं नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3? तो वो कौन है? 3 खुद है, इक्वल टू 3 ये है, तो ग्रेटर देन कौन है? 4 5 और 6। तो ये आगे नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है कितनी? ये 1 2 3 4, टोटल कितने नंबर है? 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? 4। अब प्रोबेबिलिटी निकालो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो फेवरेबल केस में एलिमेंट्स कितने हैं? 4, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे बच्चों? 6। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 2/3 इसका आंसर होगा बच्चों। नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बच्चों, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या है। ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। ध्यान से देखिए, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो देखो बच्चों, इसके अंदर कहीं पर कोई भी नंबर 1 से छोटा तो नहीं है, 1 से छोटा तो नंबर नहीं है, लेकिन उसने बोला है इक्वल टू 1 वाला भी चलेगा। तो इक्वल टू 1 वाला तो यही 1 खुद ही है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये जो लिख रहा है ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, तो वो कौन है? वो खुद 1 ही है। ठीक है, 1 के इक्वल 1 ही है, और इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें? नंबर में पूछता है, एलिमेंट्स कितने हैं? वो एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। तो फेवरेबल केस में कितने एलिमेंट हैं? 1 है, और टोटल कितने थे? 6। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों। इसको भी नोट कर लो, नेक्स्ट समझेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। फोर्थ पार्ट को देखेंगे क्या है। ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। 6 से बड़ा नंबर। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है। तो 6 से बड़ा नंबर बच्चों, देखो क्या सैंपल स्पेस के अंदर 6 से बड़ा कोई नंबर है? नहीं है। तो क्या लिखना है? नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। 6 से बड़े कितने नंबर है? इसके अंदर 6 से बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं, तो 0 आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केस में कितने एलिमेंट है? एक भी नहीं है, तो 0 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, 6 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस है 0 और टोटल केस है 6, तो 0/6 कितना होता है? 0 आंसर आएगा। एक तरीका और था बच्चों, 6 से बड़ा नंबर डाइस के केस में, डाइस के सैंपल स्पेस में 6 से बड़ा नंबर नहीं आता। ये इम्पॉसिबल इवेंट था, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। तो डायरेक्ट 0 भी लिख सकते थे रीजन देके कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट क्या है? ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। 6 से कम नंबर जो हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 6 से कम नंबर, ये सारे ही 6 से कम हैं। ठीक है, लेस देन 6 है, तो मतलब लेस देन 6 में ए नंबर लेस देन 6 कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर लेस देन 6 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? नंबर लेस देन 6 की। फेवरेबल केस में कितने एलिमेंट है? 5, और टोटल में कितने थे? 6। तो 5/6 इसका आंसर होगा बच्चों। इसको नोट कर लो अच्छे से। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको मैथ्स एनालिसिस के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।